हम्म। फिजियोलॉजी में पिछली क्लास में अपन ने मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। पिछली क्लास में मादा जनन तंत्र के हार्मोन अपन ने देखे थे। 7 प्रकार के हार्मोन अपन ने देखे थे। सबसे पहला एफएसएच हार्मोन, दूसरा अपन ने देखा था ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, तीसरा ईस्ट्रोजन हार्मोन जो मादा लैंगिक हार्मोन भी कहलाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन, ये आपको याद रखना है कि मादा लैंगिक हार्मोन जो है कौन सा हार्मोन है, ईस्ट्रोजन। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है और ये किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार ये भ्रूण के लिए गर्भाशय को तैयार करता है, या आप कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी को जितने टाइम तक प्रेगनेंसी रहती है उसको बनाए रखने का काम भी ये करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की शरीर में कमी होती है तो उसकी वजह से बच्चे का अबॉर्शन भी हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम किस प्रकार बनती है मैंने आपको बताया था। कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। और दूसरा, जब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी होने के बाद प्लेसेंटा का निर्माण होता है। मादा और भ्रूण के मध्य जो प्लेसेंटा का निर्माण होता है, उस प्लेसेंटा से भी कुछ मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किया जाता है। पांचवा हार्मोन था रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन का क्या काम था, रिलैक्सिन हार्मोन का काम था पार्चुरेशन के समय जो गर्भनाल होती है, पार्चुरेशन के समय गर्भनाल होती है, उसके जो लिगामेंट है उसको ढीला करना या अपन रिलैक्स करना इसे मान सकते हैं, जिससे कि पार्चुरेशन में कोई दिक्कत ना आए, आसानी से पार्चुरेशन हो सके। अगला हार्मोन था प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये गर्भाशय की दीवार से स्रावित होता है। और गर्भाशय की दीवार से स्रावित होने वाला हार्मोन है कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का एग्जाम्पल है पीजीएफ2 अल्फा, जो अपन कल डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। और पीजीएफ2 अल्फा का कार्य क्या होता है, पीजीएफ2 अल्फा का कार्य होता है कि कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करना, चाहिए कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करना, जिससे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर घट जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर घटेगा तो किसका स्तर बढ़ेगा, एफएसएच हार्मोन का स्तर बढ़ेगा। और एफएसएच हार्मोन का स्तर बढ़ेगा तो जो फोलिकल निर्माण जो है, कोशिकाओं का निर्माण वापस से प्रारंभ हो जाएगा। जब तक प्रोजेस्टेरोन की मात्रा हाई रहती है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ब्लड के अंदर हाई रहती है, मतलब कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है, तब तक कुट्टी का निर्माण नहीं हो सकता। सही है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ब्लड के अंदर उसका लेवल उच्च रहता है, तब तक एफएसएच हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जब तक कार्पस ल्यूटियम अंडाशय के अंदर जब तक कार्पस ल्यूटियम बनी हुई है, तब तक फोलिकल निर्माण, नए फोलिकल्स का निर्माण नहीं होगा। तो नए फोलिकल्स का निर्माण करने के लिए किसको नष्ट करना जरूरी है, कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करना जरूरी है। और कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करने का काम कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये आपको ध्यान रखना है। पीजीएफ12 का इसका एग्जाम्पल है पीजीएफ2 अल्फा। आपको मार्केट में पीजीएफ2 अल्फा के नाम से प्रोस्टाग्लैंडिन मिलता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला हार्मोन आता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच। कौन सा हार्मोन आता है नेक्स्ट, हार्मोन जीएनआरएच। अब जीएनआरएच का कार्य क्या होता है, जीएनआरएच कहाँ से स्रावित होता है, पहली बात जीएनआरएच जो है कहाँ से स्रावित किया जाता है, ये हाइपोथैलेमस पता है, ये मस्तिष्क का भाग है हाइपोथैलेमस, वहां से इसको रिलीज किया जाता है। हाइपोथैलेमस कहाँ से रिलीज किया जाता है, तो जीएनआरएच जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस, जो कि मस्तिष्क का एक भाग है जहाँ से इसको रिलीज किया जाता है, वहां से स्रावित किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, ये जाके पीयूष ग्रंथि के ऊपर कार्य करता है। किसके ऊपर, जीएनआरएच किसके ऊपर कार्य करेगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के ऊपर अपना कार्य करता है। तो पीयूष ग्रंथि के ऊपर कार्य करके ये एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा एलएच हार्मोन, इन दोनों के स्त्राव को बढ़ाता है। क्या, एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन, इन दोनों के स्त्राव को ये बढ़ाता है। तो ये आपको जीएनआरएच का काम भी पता चल गया। नेक्स्ट अपन नया टॉपिक लाते हैं, निषेचन।
निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है ये निषेचन? क्या होता है? शुक्राणु व अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों के केंद्रक जब मिलते हैं, इसका केंद्रक और इसका केंद्रक जब आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। क्या बोला जाता है इस क्रिया को? निषेचन। जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों के केंद्रक आपस में मिलते हैं इसको क्या बोला जाता है? निषेचन की क्रिया इसे बोला जाता है। ध्यान रखना है आपको। ये कहाँ होती है निषेचन की क्रिया? निषेचन की क्रिया मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट का इन्फेंटिबुलम भाग है। इन्फेंटिबुलम भाग क्या करता है? सबसे पहले काम होता है इन्फेंटिबुलम भाग का, जो ओविडक्ट का भाग है, जो कि अंडाशय के जस्ट पास में स्थित होता है। अंडाशय के जस्ट पास में स्थित होने वाला भाग कौन सा है? इन्फेंटिबुलम। तो अंडाणु जब है, अंडाणु जब रिलीज होता है, अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तो उस समय कहाँ आता है? ये इन्फेंटिबुलम वाले भाग में आता है। हाँ, कौन से भाग में? इन्फेंटिबुलम के भाग में आता है। इन्फेंटिबुलम के भाग में कुछ सीलेटेड कोशिकाएं पाई जाती है। सीलेटेड कोशिकाओं का मतलब है सीलेटेड एपिथेलियल कोशिकाएं, इनको बोला जाता है सीलेटेड एपिथेलियल कोशिकाएं। इन सीलेटेड एपिथेलियल, जैसे कि ये ओविडक्ट है, मान लो क्या है ये? ओविडक्ट है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? फिम्बरी पाई जाती है, यहाँ पे ओवेरीज, यहाँ पे अंडाशय। ये इन्फेंटिबुलम का भाग, ये वाला भाग है इन्फेंटिबुलम का। इसमें क्या पाई जाती है? सीलेटेड एपिथेलियम। सीलेटेड एपिथेलियम का मतलब होता है कि कोशिकाओं के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। क्या बोला जाता है इनको? सीलेटेड एपिथेलियम, जो कि आगे फेलोपियन ट्यूब तक ये हो सकते हैं। ये सारे के सारे फेलोपियन ट्यूब या अपन कह सकते हैं गर्भाशय तक भी ये पाए जा सकते हैं, गर्भाशय तक भी पाए जा सकते हैं। इस सीलिया का काम क्या होता है? इन सीलिया की जो गति होती है वो लगातार, सीलिया की गति गर्भाशय की तरफ होती रहती है, इनकी फेलोपियन ट्यूब की तरफ इनकी गति रहती है। इनपे फेलोपियन ट्यूब कौन सी साइड में है? यहाँ पे अंडाशय है, ये फिम्बरी वाला पार्ट है जो इसको अंडाणु को ग्रहण करता है, फिम्बरी का पार्ट है। इसके बाद में ये क्या हो गया? इन्फेंटिबुलम वाला भाग आ गया। इन्फेंटिबुलम वाला भाग आने के बाद आगे एम्पुला वाला भाग आता है, सही है। उसके बाद में फेलोपियन ट्यूब आती है, जहाँ से ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब जहाँ मिलती है, अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये फेलोपियन ट्यूब का भाग है। इसमें भी सीलेटेड कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें भी सीलेटेड कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब देखो ये सीलिया जो है, इनकी गति हमेशा लगातार गर्भाशय की तरफ होती है, इस साइड में होती है। इनकी गति जो है वो लगातार इस साइड में होती है, गर्भाशय की साइड में इनकी गति होती है। क्यों होती है इनकी गति इस साइड में? क्योंकि यहाँ पे अंडाणु आ गया, तो अंडाणु को आगे फेलोपियन नलिका में भेजना है, नहीं भेजना है कि नहीं भेजना? यहाँ पे भेजना है इसको, इस अंडाणु को कहाँ भेजना है? फेलोपियन नलिका में, क्योंकि फेलोपियन नलिका में क्या होगा? निषेचन की क्रिया होती है। यहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है, तो इस फेलोपियन नलिका को, इस अंडाणु को फेलोपियन नलिका में भेजने के लिए इनकी गति लगातार इस साइड में होती रहती है, मतलब ऐसे गति करते रहते हैं एक ही साइड के अंदर। तो जिससे क्या होता है कि ये अंडाणु जो होता है इनकी सहायता से आगे फेलोपियन नलिका में चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, फेलोपियन नलिका में चला गया, सही है। अब फेलोपियन नलिका में जाने के बाद इधर से क्या आ जाते हैं? शुक्राणु आ जाते हैं। इधर से क्या आ जाते हैं? शुक्राणु, गर्भाशय से शुक्राणु आ जाते हैं, स्पर्म आ जाते हैं। लेकिन एक स्पर्म इससे जुड़ता है, किससे जुड़ता है? एक स्पर्म इससे जुड़ता है, किससे? अंडाणु से एक स्पर्म जुड़ता है, सही है। एक स्पर्म जुड़ता है और स्पर्म जुड़ने के बाद क्या होता है? ये स्पर्म जो होता है अपना केंद्र किसके अंदर छोड़ देता है? किसके अंदर? जो अंडाणु का जो केंद्र होता है उसके पास में छोड़ देता है। ये अंडाणु का जो कोशिका द्रव्य है, अंडाणु का कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर छोड़ देता है अपना केंद्र, कौन? शुक्राणु। अब इस अंडाणु का केंद्रक और ये केंद्रक दोनों आपस में मिलते हैं, अंडाणु का केंद्रक और शुक्राणु का केंद्रक दोनों आपस में मिलते हैं, और इस मिलान को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इस क्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया कहा जाता है। जब अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रक आपस में मिलते हैं, किस जगह पे? फेलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में। आपको ध्यान रखना है एम्पुला, फेलोपियन नलिका का एम्पुला भाग।
एम्पुला भाग। फैलोपियन नलिका का एक खुला हुआ भाग होता है जिसको एम्पुला भाग कहा जाता है, और उस भाग के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। वैसे अगर एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो फैलोपियन नलिका ही आएगा कि निषेचन की क्रिया कौन से भाग में होती है। ऑप्शन में फैलोपियन नलिका ही आएगा। अगर फैलोपियन नलिका के बाद में अगर और भी ज़्यादा अंदर के अगर पार्ट इसके बारे में पार्ट के बारे में भी अगर ऑप्शन आता है तो आपको एम्पुला वाला पार्ट करना है। सही है, तो ये हो गया निषेचन की क्रिया। अब निषेचन की क्रिया आगे और देखो एक बार। मैंने आपको बताया था अंडाणु जो होता है, अंडाणु के चारों तरफ जब अंडाणु ग्राफिन फॉलिकल के अंदर उपस्थित होता है, अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है, तो इसके ऊपर कौन कौन सी कोशिकाओं की लेयर बताई थी मैंने आपको? कौन कौन सी कोशिकाओं की लेयर बताई थी? सबसे पहले तो ऊपर मैंने बताई थी कुमुलस उफोरस कोशिकाएं। सही है, कौन सी कोशिकाएं? कुमुलस उफोरस कोशिकाएं। ग्राफिन फॉलिकल के अंदर परिपक्व पुटिका के अंदर जब अंडाणु उपस्थित होता है तो उस समय इसके ऊपर कौन सी लेयर पाई जाती थी? सबसे पहली लेयर थी ऊपर की कुमुलस उफोरस। इसके बाद में कौन सी लेयर थी? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। इसके बाद में मैंने आपको एक झिल्ली बताई थी, इसमें पाई जाने वाली झिल्ली बताई थी। एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोला जाता है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है उसको? व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, ये चीजें पाई जाती है। ऊपर की जो कुमुलस उफोरस की कोशिकाएं जो है, ऊपर की सबसे बाहर की परत कुमुलस उफोरस की कोशिकाएं हैं, वो क्या होती है? वो LH हार्मोन की वजह से नष्ट कर दी जाती है। वो LH हार्मोन की वजह से नष्ट कर दी जाती है। जब ओवुलेशन का अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है उस समय उस जो लेयर होती है कुमुलस उफोरस की कोशिकाओं की, उसे वहाँ LH हार्मोन के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद में क्या बचा? उसके बाद में बता जोना पेलुसिडा। उसके बाद में अंदर की व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। ये दो चीजें जब ये फैलोपियन नलिका में आता है, अंडाणु जब फैलोपियन नलिका में आता है, अंडाशय से निकल के जब अंडाणु इन्फेंडिबुलम वाले भाग से होते हुए फैलोपियन नलिका में आता है, उस समय अंडाणु के ऊपर परत कौन सी पाई जाती है? एक जोना पेलुसिडा, और उसके ऊपर मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली कौन सी पाई जाती है? व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। अब मान लो कि ये फैलोपियन नलिका में पहुंच चुका है, ये अंडाणु जो है ये फैलोपियन नलिका में पहुंच गया है। अब फैलोपियन नलिका में पहुंच गया तो यहाँ से क्या आते हैं? शुक्राणु आते हैं, बहुत सारे शुक्राणु आएंगे। बहुत सारे शुक्राणु यहाँ पे आएंगे और इससे चिपक जाएंगे, इसके चारों तरफ चिपक जाएंगे। बहुत सारे शुक्राणु आएंगे, इस अंडाणु के चारों तरफ चिपक जाएंगे। अब इनमें से क्या होता है? केवल एक शुक्राणु ही अंदर प्रवेश कर पाता है। एक शुक्राणु ही इस अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर पाता है। अब इसकी वजह क्या होती है? बहुत सारे क्यों नहीं करते, केवल एक ही अंदर प्रवेश क्यों करता है? इसका रीजन भी आगे आएगा। देखो, जब शुक्राणु इसके जोना पेलुसिडा भाग से चिपकते हैं, सबसे ऊपर का भाग कौन सा है? जोना पेलुसिडा लेयर। सही, जोना पेलुसिडा परत। जब शुक्राणु इसके इस भाग से चिपकेगा, जोना पेलुसिडा से चिपकेगा, तो इसका एक्रोसोम जो होता है, इसका क्या होता है? शुक्राणु का एक्रोसोम। आपने नरजनन तंत्र पढ़ा था, उस समय शुक्राणु की संरचना आपने पढ़ी थी, शुक्राणु की संरचना पढ़ी थी, उसमें मैंने एक्रोसोम भाग बताया था। इसका ऊपर वाला भाग कौन सा भाग था? एक्रोसोम। एक्रोसोम कौन सा भाग था? एक्रोसोम। और एक्रोसोम भाग में क्या क्या उपस्थित होता है मैंने आपको बताया था। एक्रोसोम भाग में जो हेड वाला भाग है, ऊपर का हेड वाला भाग है, एक्रोसोम भाग में एक एंजाइम बताया था मैंने जो इस जोना पेलुसिडा को नष्ट करने का काम करता है। कौन सा? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बताया था? हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बताया था मैंने आपको? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। और इसके साथ साथ क्या होता है? एक्रेसिन। हाइल्यूरोनिडेज और एक्रेसिन, ये दो प्रकार के एंजाइम यहाँ पे पाए जाते हैं। किसके अंदर? एक्रोसोम के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं?
एक्रोसोम के अंदर ये दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, हाइलुरोनिडेज और एक्रीसिन। अब ये जैसे ही जोना पेल्यूसिडा से इसका ये भाग चिपकता है, हेड वाला भाग अपन कह सकते हैं, एक्रोसोम का भाग यहाँ से चिपकता है। चिपकने के बाद ये जो हेड वाला भाग एक्रोसोम है, एक्रोसोम हाइलुरोनिडेज और एक्रीसिन निकाल देता है। हाइलुरोनिडेज और एक्रीसिन जो एंजाइम है वो यहाँ निकाल देता है, और यहाँ निकालने के बाद ये क्या करता है, हाइलुरोनिडेज और एक्रीसिन क्या करता है, ये इस जोना पेल्यूसिडा को नष्ट करने का काम करते हैं। तो जोना पेल्यूसिडा परत है उसको नष्ट करने का काम करते हैं। अब इसको जैसे ये नष्ट करेंगे, इसको जैसे ये नष्ट करेंगे, शुक्राणु अंदर जाएगा, फिर किसके पास जाएगा शुक्राणु, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के पास। सही है, इसने जोना पेल्यूसिडा को नष्ट कर दिया, हाइलुरोनिडेज और एक्रीसिन एंजाइम बाहर निकाल के जोना पेल्यूसिडा को नष्ट कर दिया। अब जो जैसे जोना पेल्यूसिडा नष्ट होती है उसके बाद में ये शुक्राणु अंदर चला गया, अंदर जाके किसके पास चिपक गया, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के पास। अब व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन के पास जो शुक्राणु पहले जाएगा, वो जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होती है पहले क्या होती है, पारगम्य होती है। ये व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन जब शुक्राणु अंदर नहीं जाता है, यानी शुक्राणु सारे बाहर रहते हैं, उस समय ये पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब होता है कि कोई भी इसके अंदर जाओ और कोई भी इससे बाहर आओ। पारगम्यता का मतलब होता है, पारगम्य क्या होती है, ऐसी झिल्ली जो किसी भी चीज को अंदर आने दे या किसी भी चीज को बाहर जाने दे, ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है, पारगम्य। सही है, और ऐसी झिल्ली जो किसी को ना तो अंदर आने दे ना बाहर जाने दे, तो उसको क्या बोला जाता है, अपारगम्य। सही है, तो पहले जब शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश नहीं किया था, शुक्राणु अंदर नहीं गया था, उस समय ये झिल्ली होती है पारगम्य होती है। सही है, उसके पहले झिल्ली पारगम्य होती है, और जैसे ही शुक्राणु इस झिल्ली के अंदर पार करता है, कोई भी एक शुक्राणु इस झिल्ली के अंदर पार कर जाता है, उसके बाद में ये क्या हो जाती है, एक शुक्राणु जैसे ही इस झिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाता है, मतलब इसके कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद में ये जो झिल्ली होती है वो अपारगम्य हो जाती है। झिल्ली होती है ये अपारगम्य हो जाती है। अपारगम्य क्यों हो जाती है, ताकि कोई दूसरा शुक्राणु अंदर प्रवेश न कर सके। तो ये पॉलीसोमी एक टर्म आता है, पॉलीसोमी। पॉलीसोमी का मतलब होता है एक से ज्यादा शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करेंगे। सही है, इसको बोला जाता है एक से ज्यादा शुक्राणु अंदर प्रवेश न कर जाए, इसको बोला जाता है पॉलीसोमी। तो पॉलीसोमी को रोकने के लिए, इस क्रिया को रोकने के लिए यहाँ पे जो ये व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होती है ये अपारगम्य हो जाती है। पहले पारगम्य थी, जैसे एक शुक्राणु अंदर गया, सही है, जैसे एक शुक्राणु अंदर गया तो ये क्या होगी, अपारगम्य हो गया। अपारगम्य क्यों होती है, ताकि और शुक्राणु बाहर से अंदर न आ सके। और जैसे ही ये शुक्राणु अंदर जाएगा, इसने अपना केंद्र बाहर निकाल देगा। यहाँ पे क्या उपस्थित है, यहाँ पे अंडाणु का केंद्र है, ये अंडाणु है, इसका केंद्र यहाँ पे उपस्थित है, और शुक्राणु भी अपना केंद्र यहाँ पे छोड़ देता है। और जैसे ही ये शुक्राणु और ये दोनों केंद्र मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के केंद्र मिलते हैं, इस क्रिया को बोला जाता है निषेचन, या अपन ऐसे कह सकते हैं। ये सारी जो क्रिया दिख रही है आपको, जोना पेल्यूसिडा को नष्ट करना, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन का अपारगम्य होना, ये सारी क्रिया निषेचन के अंदर ही आती है। या अपन कह सकते हैं कि मादा का केंद्र यानी कि अंडाणु का केंद्र और शुक्राणु का केंद्र दोनों अगर मिलते हैं तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, इस क्रिया को बोला जाता है जाइगो सिनगेमी। इस क्रिया को बोला जाता है सिनगेमी। इस क्रिया को बोला जाता है सिनगेमी या संयुग्मन। संयुग्मन ये पॉलीस्पर्मी होता है। पॉलीस्पर्मी का मतलब एक से ज्यादा शुक्राणु, एक से ज्यादा स्पर्म इसके अंदर प्रवेश कर जाए, तो इस क्रिया को बोला जाता है पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी क्रिया को रोकने के लिए जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन होती है वो एक शुक्राणु अंदर प्रवेश करने के पश्चात अपारगम्य हो जाती है। अपारगम्य का मतलब होता है ना तो कोई चीज बाहर आएगी ना कोई चीज अंदर जाएगी। सही है, तो ये होगी निषेचन। नेक्स्ट बात आती है अंडाणु का परिवर्तन। ये तो मैंने आपको निषेचन के बारे में बताया कि निषेचन किस प्रकार होता है।
सबसे पहले तो इसमें क्या आएगा निषेचन में, अंडे का परिवहन। निषेचन तभी तो होगा जब इधर से अंडा आएगा और इस साइड से गर्भाशय की साइड से शुक्राणु आएगा, या आप कह सकते हैं कि अंडाशय की साइड से अंडाणु आएगा। तो सबसे पहले अंडे का परिवहन। अंडे का परिवहन मैंने आपको बता दिया। अंडे का परिवहन किस प्रकार होता है? सबसे पहले तो ये अंडाशय से निकलेगा, अंडाणु LH के प्रभाव में क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम LH के प्रभाव में ग्राफिन फोलिकल टूटेगी। ग्राफिन फोलिकल टूटने के बाद अंडाणु बाहर निकलेगा, और अंडाणु बाहर निकलने के बाद बचा हुआ पार्ट कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करेगा। अब अंडाणु निकलेगा, किस में जाएगा? इनफेंडिबुलम भाग में जाएगा। इनफेंडिबुलम वाले भाग में मैंने आपको बताया सीलेटेड एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती है। सीलेटेड एपिथेलियम कोशिकाएं क्या करेगी? सीलेटेड एपिथेलियम कोशिकाओं की गति लगातार गर्भाशय की तरफ होती रहती है। उनके सीलिया जो होते हैं वो लगातार गर्भाशय की तरफ गति करते रहते हैं, ताकि इसको अंडे को आगे से आगे परिवहन किया जा सके। अब जैसे ही इनफेंडिबुलम पार्ट में आता है, इनफेंडिबुलम वाले पार्ट से आगे के कहाँ जाएगा? वहाँ फेलोपियन नलिका में जाएगा। फेलोपियन नलिका वाले भाग में जाएगा। कौन से भाग में? एम्पुला वाले भाग में। और वहाँ जाने के बाद वह चला गया, सही है। अब दूसरा आता है शुक्राणु का परिवहन। यह आपको याद रखना है कि अंडा जो होता है, अंडाशय से निकलने के बाद ओवम जो होता है, ओवेरी से निकलने के बाद 12 घंटे तक जीवित रहता है। 12 घंटे तक जीवित रह सकता है। जो अंडा है वो अंडाशय से निकलने के बाद 12 घंटे तक जीवित रह सकता है। शुक्राणु का परिवहन। अब शुक्राणु का परिवहन किस प्रकार होता है? शुक्राणु का परिवहन इस साइड से होता है, गर्भाशय की साइड से, वेजाइना सर्विक्स से किसके बाद में? सर्विक्स से यूट्रस में आएगा, गर्भाशय में आएगा, गर्भाशय से होते हुए फेलोपियन नलिका में जाएगा। गर्भाशय से होते हुए कहाँ जाएगा? फेलोपियन नलिका में जाएगा। अगर इसकी डायग्राम की अगर बात करें तो कल भी मैंने आपको ये डायग्राम बता दिया था। ये ऐसी संरचना इस साइड में भी होती है। ये इनफेंडिबुलम भाग है, या यहाँ पे फेलोपियन नलिका है, सही है। ये इनफेंडिबुलम भाग, यहाँ पे फेलोपियन नलिका, ये अंडाशय, ये फिमरी, सही है। ये यहाँ पे गर्भाशय, यहाँ पे गर्भाशय। अब देखो इसके अंदर सीलेटेड एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती है, ये अपन कह सकते हैं। यहाँ से देखो ये अंडाशय है, अंडाशय से अंडाणु निकलेगा, अंडाणु निकलने के बाद कहाँ जाएगा? फिमरी वाले पार्ट में, उसके बाद इनफेंडिबुलम वाले पार्ट में, इनफेंडिबुलम से होते हुए एम्पुला वाले पार्ट में जाता है, सही है। अब जैसे ही यहाँ पे अंडाणु पहुँचता है, हमेशा ये आपको याद रखना है कि इंतजार जो करेगा वो शुक्राणु करेगा, अंडाणु इंतजार नहीं करेगा, सही है। शुक्राणु हमेशा इंतजार करेगा अंडे के आने का। अंडाणु हमेशा ये इंतजार नहीं करता कि शुक्राणु आए या ना आए। देखो यहाँ से शुक्राणु आ जाते हैं, इस साइड से शुक्राणु आ जाते हैं, कुछ इस साइड में चले जाते हैं, कुछ इस साइड में चले जाते हैं, सही है। यहाँ से अब जैसे ही अंडाणु अंडाशय से निकल के बाहर आएगा, अंडाशय में आएगा, अंडाशय से निकल के इनफेंडिबुलम में आएगा। इनफेंडिबुलम में आने के बाद किस में आएगा? ये फेलोपियन नलिका में आएगा। फेलोपियन नलिका में आएगा, उससे पहले ही शुक्राणु यहाँ पे तैयार बैठे रहते हैं। आपको याद रखना है कि शुक्राणु जो होते हैं पहले आते हैं। शुक्राणु यहाँ पे पहले से ही तैयार बैठे हैं ताकि अंडाणु आए और उसका निषेचन हो, सही है। शुक्राणु पहले से यहाँ पे तैयार बैठे होते हैं। अगर शुक्राणु यहाँ पे आते हैं तो शुक्राणु पहले ही तैयार बैठे रहते हैं, और जैसे ही शुक्राणु यहाँ पे अंडाणु आता है तो इसका निषेचन हो जाता है। तो सबसे पहले अंडे का परिवहन तो हो गया। किस प्रकार होगा? सबसे पहले तो अंडाशय से फिमरी, फिमरी से इनफेंडिबुलम वाला पार्ट, इनफेंडिबुलम से फिर फेलोपियन नलिका का एम्पुला भाग, और एम्पुला भाग इस जगह पे शुक्राणु पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि इंतजार अंडाणु इंतजार नहीं करता, इंतजार शुक्राणु को ही करना पड़ता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहले ही यहाँ पे शुक्राणु आ जाते हैं, अंडाणु बाद में आता है, फिर उसका निषेचन होता है। तो अंडाणु का परिवहन हो गया, अंडे का परिवहन हो गया, और शुक्राणु का परिवहन हो गया। उसके बाद में आता है सामर्थ्य प्राप्त करना। शुक्राणु का सामर्थ्य प्राप्त करना।
ये सारे निषेचन के पार्ट चल रहे हैं। शुक्राणु का सामर्थ्य प्राप्त करना। शुक्राणु का सामर्थ्य प्राप्त करना। अब सामर्थ्य का मतलब क्या होता है? सामर्थ्य का मतलब होता है शुक्राणु का सामर्थ्य प्राप्त करना। इसका मतलब क्या होता है? जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था निषेचन की क्रिया किस प्रकार होती है। सबसे पहले अंडाणु के ऊपर पाई जाने वाली जोना पेलुसिडा कोशिकाएं, सबसे पहली परत कौन सी है? जोना पेलुसिडा। उसके बाद में अंदर की कौन सी है? वाइटलाइन मेम्ब्रेन। वाइटलाइन मेम्ब्रेन। अब जैसे ही जोना पेलुसिडा शुक्राणु यहाँ पे आता है, शुक्राणु का सामर्थ्य प्राप्त करना। देखो शुक्राणु का सामर्थ्य प्राप्त करने का क्या मतलब होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया अंडाणु जो होता है, अंडाणु के ऊपर कौन सी लेयर पाई जाती है? जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा जैसे ही शुक्राणु इस जोना पेलुसिडा के ऊपर आता है, जैसे इससे आके चिपकता है, इस लेयर से आके चिपकता है, तो कौन से एंजाइम रिलीज करता है? ये हाइल्यूरोनिडेज और एक्रीसिन, हाइल्यूरोनिडेज और एक्रीसिन एंजाइम रिलीज करता है। सही है। उस क्रिया को क्या बोला जाता है? हाइल्यूरोनिडेज में। यानी अपन ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को कि सामर्थ्य प्राप्त करने का मतलब होता है कि शुक्राणु का अंडाणु के ऊपर पाई जाने वाली जोना पेलुसिडा लेयर को नष्ट करना। नष्ट करने का जो सामर्थ्य होता है, इस अंडाणु के ऊपर पाई जाने वाली जोना पेलुसिडा को नष्ट करने का जो सामर्थ्य होता है, उसको बोला जाता है शुक्राणु का सामर्थ्य प्राप्त करना। और ये सामर्थ्य कहाँ प्राप्त किया जाता है? ये एपिडिडाइमिस, अधिवर्षण, मैंने आपको बताया था, वर्षण के ऊपर पाई जाने वाली एक संरचना, दोनों वर्षणों के ऊपर अधिवर्षण पाई जाती है, उसके अंदर ये सामर्थ्य प्राप्त करता है। कौन सा? शुक्राणु जो होता है, ये जोना पेलुसिडा को नष्ट करने का सामर्थ्य जो प्राप्त होता है, वो कहाँ प्राप्त होता है? अधिवर्षण वाले भाग में प्राप्त होता है। सही है। तो आपको याद रखना है, सामर्थ्य का मतलब होता है कि अंडाणु के ऊपर पाई जाने वाली जोना पेलुसिडा लेयर को, जोना पेलुसिडा परत को नष्ट करने का जो सामर्थ्य होता है, किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? ये हेड वाले, इसके सिर वाले भाग में पाए जाने वाले एक्रोसोम में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें हाइल्यूरोनिडेज और एक्रीसिन दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो इस जोना पेलुसिडा को नष्ट करने का काम करते हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि शुक्राणु का एक्रोसोम में हाइल्यूरोनिडेज और एक्रीसिन एंजाइम बनने की जो क्रिया होती है, वो कह सकते हैं कि वो शुक्राणु का सामर्थ्य प्राप्त करना कहलाता है। तो ये होगी अंडे का परिवहन, शुक्राणु का परिवहन और शुक्राणु का सामर्थ्य प्राप्त करना। बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।